उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले 3 प्रमुख स्थल रूपों के मध्य अंतर करने में, चित्र की सहायता से विभिन्न स्थल रूपों की निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या करने में, विभिन्न प्रकार के हिमनदों को सूचीबद्ध करने में और उनके आर्थिक महत्व का वर्णन करने में, प्रमुख प्रकार के मैदानों की गणना करने में और मानव जीवन पर उनके प्रभाव की व्याख्या करने में, विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर प्रमुख पहाड़ों, पत्थरों और मैदानी इलाकों को अवस्थित करने में। परिचय। पृथ्वी का धरातल असमान है। कुछ हिस्से ऊबड़ खाबड़ हैं और कुछ हिस्से समतल हैं। पृथ्वी पर भू आकृतियों की एक अगाध विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों और मृदा से बने प्राकृतिक भूखंडों को भू आकृति कहते हैं। एक भू आकृति किसी पर्वत श्रृंखला जितनी विशाल हो सकती है या किसी पहाड़ी जितनी छोटी भी। ये किसी महाद्वीप जितनी बड़ी भी हो सकती है या किसी तालाब जितनी छोटी भी। भू आकृति विज्ञानी इस बात का अध्ययन करते हैं कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है और वे एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होती हैं। ये भू आकृतियां 2 प्रक्रियाओं का परिणाम हैं और वे हैं आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल के उत्पन्न या पाटन का कारण बनती है। बाहरी प्रक्रिया ये स्थलीय धरातल की टूट-फूट और पुनर्निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अपरदन ये पृथ्वी के धरातल पर होने वाली टूट-फूट है। निक्षेपण ये निम्न धरातल का पुनर्निर्माण है जो अपरदन के कारण घटित होता है। अपरदन और निक्षेपण प्रक्रियाएं प्रवाहित जल, हिमनद और वायु आदि के द्वारा घटित होती हैं। भू आकृतियों को उनकी ऊंचाई और ढाल प्रवणता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और ये हैं पर्वतीय क्षेत्र, पठार, समतल मैदान। भू आकृतिक विज्ञान ये पृथ्वी की धरातलीय भू आकृतियों, प्रक्रियाओं और भूदृश्य के विकास का अध्ययन है। भू आकृतिक प्रणाली के संचालक तत्व। जलवायु एक लंबे समय तक किसी भी स्थान पर मौसम की औसत स्थिति। एक नियंत्रण कारक के रूप में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र के घनत्व और भू आकृतिक कारकों, तलछट, मृदा और जल के बीच आकर्षण बल भूदृश्य के विकास को संचालित करता है। विवर्तनिकी पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा। चट्टानों की संरचना जैसे मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, परगम्यता और अपारगम्यता, भ्रंश, दरार आदि। प्रवाहित जल। प्रवाहित जल क्या करता है? प्रवाहित जल के 2 तत्व हैं। धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। परत अपरदन स्थलगत प्रवाह के कारण होता है और परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। धीरे धीरे ये
क्षुद्र सरिताएं लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनती हैं। एक बार घाटी का निर्माण होने के बाद ये अवनालिकाएं बाद में एक धारा या नदी में परिवर्तित हो जाती हैं। नदी का प्रवाह। एक नदी जो घाटी में से गुजरने वाले जल के रैखिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण है, उसको इसके प्रवाह के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है: उच्च प्रवाह, मध्यम प्रवाह और निम्न प्रवाह। एक नदी की अवस्थाएं। युवावस्था या उच्च प्रवाह। ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के उद्गम से आरंभ होता है। नदी खड़ी ढलान से बहती है। जैसे ही नदी उच्च वेग के साथ नीचे बहती है, ऊर्ध्वाधर अपरदन या अधोमुखी कटाव अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वी आकार वाली घाटियों का निर्माण होता है, जहां पर स्थानीय कड़ी चट्टानें अनावृत रहती हैं। वहां झरने, तेज बहाव और घाटियां विद्यमान रहते हैं। प्रौढ़ा अवस्था या माध्यम प्रवाह। इस अवस्था में नदियों का प्रवाह अपनी वी आकार की घाटी को धीरे धीरे, पूरी तरह से नहीं, विलुप्त कर देता है। इस अवस्था में नदियों में अधिक संगम के कारण धाराएं विपुल होती हैं। इस प्रवाह में बाढ़ के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं और सहायक नदियों के संगम के कारण नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। इस अवस्था में बाढ़ के मैदान, जल विभाजक आदि स्पष्ट होते हैं। वृद्धावस्था या निम्न प्रवाह। इस अवस्था में नदियां उच्च व मध्यम प्रवाह द्वारा नीचे लाए गए अत्यधिक मलबे के साथ एक विस्तृत समतल मैदान में बहने लगती हैं। यहां नदी का कार्य मुख्य रूप से निक्षेपण, अपने तल का निर्माण करना और एक विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करना होता है। बाढ़ के मैदानों, बांधों, जल विभाजकों, ऑक्सबो झीलों जैसी भू आकृतियां इस अवस्था में स्पष्ट होती हैं। प्रवाहित जल के कारण बनने वाले अप्रदित स्थल रूप। घाटियां। घाटियां प्रवाहित जल के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं। जल के स्थलगत प्रवाह के कारण बनी खुदर सरिताएं कालांतर में अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी व चौड़ी होती जाती हैं और घाटियों का निर्माण करती हैं। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी होती है, जिसके दोनों पार्श्व गहरे और सीधे हो सकते हैं। इसकी चौड़ाई इसके शीर्ष और इसकी तली के बराबर होती है और गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। एक कैनियन में भी सोपान की तरह गहरी ढलान पाई जाती है और ये भी एक गॉर्ज जितनी गहरी हो सकती है। एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पातर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और ये जल गर्तिका बन जाते हैं।
अवनमित कुंड और कुछ नहीं बल्कि विशाल गहरे जल गर्तिका होते हैं जो आमतौर पर जलप्रपात के तलों में पाए जाते हैं। ये जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। अधः कर्तित या गभीरीभूत विसर्प कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प लूप जैसे चौनल मिलते हैं। कालांतर में ये गहरे और विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गॉर्ज व कैनियन का निर्माण करते हैं। एक सामान्य विसर्प और एक अधःकर्तित या गभीरीभूत विसर्प के मध्य ये अंतर होता है कि अधःकर्तित या गभीरीभूत विसर्प कठोर चट्टानों में पाया जाता है। नदी वेदिकाएं ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये मुख्यतः नदियों के लंबवत अपरदन का परिणाम है। जब नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली होती हैं, तो इन्हें युग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। जब नदी के एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। हिमनद के कारण बनने वाले अपरदित स्थल रूप। हिमनद क्या है? हिमनद बर्फ के विशाल समूह हैं जो अपने भार से प्रभावित होते रहते हैं। ये आमतौर पर बर्फ के मैदानों में पाए जाते हैं। हिमनद उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां बर्फ का संग्रहण कई वर्षों से, कभी कभार सदियों से अपने अपक्षरण, गलन और उत्सादन से अधिक होता है। हिमनद के कारण बनने वाले अपरदित स्थल रूप। सर्क। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार, शीर्ष व इसके पार्श्वों पर तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरे इन गर्तों को सर्क झील, टर्न झील या कोर्री झील कहा जाता है। हिमनद घाटी या गर्त। हिमनद अपरदन द्वारा बनी घाटियां जो अंग्रेजी के अक्षर यू जैसे आकार ले लेती हैं, इन्हें यू आकार वाली घाटियां या लटकती घाटियां कहा जाता है। ये बहुत गहरी हिमनद गर्त होती हैं जो समुद्र के जल से भरी होती हैं और ये समुद्री तट रेखा पर होती हैं। जब कोई हिमनद बर्फ के पिघलने के कारण और आसपास के आधार शैल के घर्षण के कारण किसी यू आकार वाली घाटी को काटती है और ये घाटी धीरे धीरे समुद्री जल समुद्र के पास पहाड़ों में निर्मित से भर जाती है, एक हिमनद घाटी का निर्माण होता है। हॉर्न और अरेत। हॉर्न तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी होती है। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। जब लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, तो इसे अरेत कहते हैं। तरंगों के कारण बनने वाले स्थल रूप। तरंगों के कार्य। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील होती हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तट पर कुछ परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से होते हैं। तूफानी तरंगें और सुनामी तरंगें सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों के कारण बनने वाले अपरदित स्थल रूप। भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं, स्टैक और स्टम्प्स।
भृगु ऊंचे चट्टानी तटों पर पाए जाते हैं। इस तरह की चट्टानों के तल पर समुद्री भृगु के पीछे हटने से प्राप्त चट्टानी मलबे से ढके समतल या नर्म ढलान वाली वेदिकाएं पाई जाती हैं। तरंगों की औसत ऊंचाई से ऊपर आने वाली ऐसी वेदिकाओं को तरंग वाली वेदिका कहा जाता है। जब तटीय चट्टान का ऊपरी हिस्सा कठोर होता है और निचला हिस्सा नर्म होता है, तो अपरदन समान रूप से नहीं होता। निचला हिस्सा आसानी से अपरदित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक खोखले हिस्से का निर्माण होता है। निरंतर लहरों के टकराने से ये खोखला भाग धीरे धीरे एक समुद्री कंदरा में विकसित हो जाता है। समुद्री वृत्तखंड भी इसी तरह निर्मित होते हैं। समुद्री स्टैक समुद्र में अलग अलग खड़ी चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कभी किसी भृगु का हिस्सा हुआ करती थी। ये स्टैक समुद्र में छोटे द्वीपों की तरह दिखेंगे। जल में डूबे छोटे स्टैक को स्टंप के नाम से भी जाना जाता है। भौम जल द्वारा निर्मित स्थल रूप। भौम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूप। घोल रंध्र और कंदराएं भौम जल के अपरदन द्वारा निर्मित होने वाले स्थल रूप हैं। कुंड, घोल रंध्र, लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे। चूना पत्थर चट्टानों के ताल पर घुलन क्रिया के द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं। जब किसी घोल रंध्र का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसे विलय रंध्र कहते हैं। कुछ घोल रंध्र पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, परंतु बाद में इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाती है और ये बड़े घोल रंध्र बन जाते हैं। इस प्रकार के घोल रंध्रों को ध्वस्त या निपात रंध्र कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों को अक्सर डोलाइन भी कहा जाता है। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। कंदराएं ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हों, गैर विलयनशील और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, या जहां सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहां प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग कहते हैं। भौम जल के निक्षेपित स्थल रूप। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। जब जल का वाष्पीकरण होता है, तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निर्माण होता है। ये संरचनाएं सामान्यतः चूना पत्थर कंदराओं में पाई जाती हैं। स्टैलेक्टाइट लटकते हुए हिम स्तंभों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप होते हैं, जबकि स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाली कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप होते हैं। जब विभिन्न मोटाई के स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिलते हैं, तो स्तंभ या कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। प्रवाहित जल के निक्षेपित स्थल रूप। एक, जलोढ़ पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो नदी अपना भार वहन करने में
असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार वे छोटे या बड़े विस्तृत शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें जलोढ़ पंख कहा जाता है। डेल्टा डेल्टा जलोढ़ पंख की तरह होते हैं, परंतु इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। वे नदी के उद्गम में ही पाए जाते हैं, जो नदी की निक्षेप गतिविधि की अंतिम स्थान होता है। डेल्टा निक्षेप व्यवस्थित होते हैं और इनका जलोढ़ स्तरित होता है। मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर तक जमा हो जाता है। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ मैदान निक्षेपण द्वारा विकसित होते हैं। नदी निक्षेप से बने तल को सक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं और तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। प्रवाहित जल के निक्षेपित स्थल रूप द्वितीय। नदी विसर्प और गोखुर झील। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चौनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक प्रकार का स्थल रूप न होकर एक चौनल प्रारूप है, जो निक्षेप के कारण निर्मित होता है। नदी विसर्प निम्नलिखित 3 कारणों से निर्मित होते हैं। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का न होना, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना, प्रवाहित जल का कोरियोलिसिस प्रभाव से विक्षेपण, जैसे वायु प्रवाह विक्षेपित हो जाती है। एक विसर्प के अवतल किनारों को कटाव किनारे के नाम से भी जाना जाता है और उत्तल किनारों को स्लिप किनारों के नाम से भी जाना जाता है। गुम्फित नदी। यदि नदी द्वारा प्रवाहित भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है, तो नदी का प्रवाह इसके किनारों की ओर विक्षेपित हो जाता है, जो पार्श्व निक्षेपण को अधिक कर देता है। इसी प्रकार जब इसी तरह की पतली पतली मध्य रोधिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो गुम्फित नदी का निर्माण होता है। जलीय द्वीप गुम्फित नदियों का ही परिणाम है। हिमनद के कारण निक्षेपित स्थल रूप। हिमनद निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। हिमनद टिल अवर्गीकृत मोटा व बारीक शैल मलबा। हिमानी धौत वर्गीकृत स्तरीकृत निक्षेप। हिमोड़। हिमोड़ हिमनद टिल के जमाव की लंबी कटके हैं। हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकों को अंतस्थ हिमोड़ कहते हैं, और जब ये मलबे हिमनद घाटी की दोनों दीवारों के समानांतर निक्षेपित होते हैं, तो इन्हें पार्श्विक हिमोड़ कहा जाता है। जब 2 हिमनद के पार्श्विक हिमोड़ के साथ मिलते हैं, तो मध्यस्थ हिमोड़ का निर्माण होता है। जब एक हिमनद के दोनों किनारों के पार्श्विक हिमोड़ आपस में मिलते हैं, तो घोड़े की नाल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। तलीय या तलस्थ हिमोड़ वे निक्षेप होते हैं जो कभी हिमनद से ढकी परतों को अव्यवस्थित रूप में छोड़ दिए गए हैं। एस्कर। ग्रीष्म ऋतु
मीन हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। ये जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म, चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा कर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। ड्रमलिन ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं। इनका आकार एक उल्टे चम्मच की भांति होता है, जिसके सबसे ऊपरी भाग को स्टॉस या अग्रभाग और निचले मंद भाग को पृच्छ भाग कहा जाता है। इनका निर्माण हल्की सतही चट्टानों जैसी कुछ छोटी दरारों पर हिमनद की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। हिमनद टिल इन दरारों में भर जाते हैं और हिमनद की क्रियाओं के फलस्वरूप इन निक्षेपों को एक उल्टे चम्मच की आकृति प्रदान करते हैं। भौम जल भूमिगत जल क्या कार्य करता है? वर्षा और पिघली हुई बर्फ का कुछ हिस्सा सतह के ऊपर से रिसकर चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, जिसे भूमिगत जल या धरातलीय जल के नाम से जाना जाता है। जिन चट्टानों में से जल आसानी से स्रवित हो जाता है, उन्हें पारगम्य चट्टानें कहा जाता है, और वे चट्टानें जो जल को स्रवित नहीं होने देती, उन्हें अपारगम्य चट्टानें कहा जाता है। लंबवत गहराई में जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ कर देता है। हालांकि भूमिगत की मात्रा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, फिर भी पृथ्वी की धरातलीय स्थल रूपों को आकार देने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। भूमिगत जल की भूमिका को चूना पत्थर, जिप्सम या डोलोमाइट जैसी चट्टानों में देखा जा सकता है, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति, बाल्कन में उपस्थित कास्ट क्षेत्र का नाम दिया गया है। तरंगों द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप। पुलिन और टीले। पुलिन सागरीय किनारों के लक्षण हैं, जो निक्षेपण के कारण निर्मित होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं, जो रेत के आकार के पदार्थों से बनी होती हैं। जिन पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलाश्मिकाएं होती हैं, उन्हें शिनगील पुलिन कहा जाता है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे या टीलों के रूप में निक्षेपित होती है, जो तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने होते हैं। रोधिकाएं, स्पिट और लहकून। रोधिकाएं तरंगों व धाराओं द्वारा छोड़ी गई रेत और बजरी के निक्षेप हैं, जो तटरेखा को समुद्र से अलग करती हैं। वे महाद्वीप और समुद्र के बीच एक रोध का कार्य करती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तथा दूसरा सिरा समुद्र की ओर खुल जाता है। ऐसी अवस्था को स्पिट कहते हैं। टोम्बोलों एक निक्षेपित स्थलाकृति है, जिसमें एक द्वीप भूमि के एक छोटे से टुकड़े के साथ महाद्वीप से जुड़ा है, जैसे स्पिट या रोधिकाएं जुड़ी होती हैं।
कभी कभी तरंगों व धाराओं के निक्षेप के कारण किसी रोधिका के दोनों सिरे मिल जाते हैं और समुद्री जल के एक हिस्से को तट और रोधिका के बीच बंद कर देते हैं। समुद्र का ये तंग हिस्सा समुद्री जल की एक झील का निर्माण करता है, जिसे लैगून कहा जाता है। लैगून एक तंग मार्ग के माध्यम से समुद्र से जुड़ा होता है। चिलिका और पुलकट झील लैगून झीलों के उदाहरण हैं। पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूप। पवनों द्वारा अप्रदित स्थल रूप। पदस्थली। जब पवनों की गतिविधियों के कारण मरुस्थल में उच्च उच्चावच संरचनाएं निम्न मलबा रहित समतल भूमि में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उन्हें पदस्थली कहा जाता है। अपवाहन गर्त। पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। छत्रक टेबल। पवन द्वारा लाई गई रेत या बर्फ के क्रिस्टलों द्वारा अपघर्षित घिसे हुए उकेरे गए पतले और चिकने चट्टानी अंश को आउटक्रॉप कहा जाता है। छत्रक टेबल या छत्रक चट्टानें छत्रक के आकार की होती हैं। मरुस्थलों में पवन द्वारा रेत व चट्टानी अवशेषों की एक बड़ी मात्रा भूमि की सतह के नजदीक छोड़ दी जाती है, जो शीर्ष के अपेक्षा सतह पर अत्यधिक अपरदन का कारण बनती है, जिसके कारण छत्रक के आकार वाले चट्टानी आधारों का निर्माण होता है, जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत होते हैं। पवनों द्वारा निक्षेपित स्थल रूप। बालू टिब्बे। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान हैं। आकार के आधार पर बालू टिब्बे बरखान, सीप आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार आकार के टिब्बों को बरखान कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिब्बे हैं। सीप बरखान की ही भांति होते हैं, परंतु इनकी केवल एक ही भुजा होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी के धरातल के 30% हिस्से में पहाड़, पठार और समतल मैदान फैले हुए हैं। चट्टानों की संरचना के अतिरिक्त पृथ्वी के धरातल पर क्रियाशील बाहरी व आंतरिक बल भी इन स्थल रूपों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर निर्मित स्थल रूपों ने मानव जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। स्थल रूप आबादी के घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। पर्वतों में स्थित कुछ घाटियों सहित समतल मैदान लोगों के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं।